आलोक शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि इधर भरोसे का नेतृत्व है, इधर भ्रम की राजनीति है। सवाल यह है कि भारत न्याय यात्रा जब कर रहे हैं, ये जात पर, कास्ट सेंसस पर ही पूरी पॉलिटिक्स क्यों? मंडल 2 का हिस्सा कांग्रेस बन गई है, जिसके जरिए आपको लगता है कि आप धर्म के इस दाव को, तथाकथित दाव को मात दे पाएंगे? आपके साथ मैं हूं अंजना। आज जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर और जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, वो पूरा देश देख रहा है। आरएसएस के लोग पीले चावल पहुंचाना, फलाना ढिकड़ा, पर्ची काटना, ये करना वो करना। आज द्वारका के फ्लाईओवर पर राम मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा और ऊपर मोदी जी का फोटो लगाना, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह से। एडवर्टीजमेंट की सरकार है। G20 में 30,000 करोड़ के करीब का एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ और उसके बाद G20 से क्या मिला देश को नहीं पता है। वापस आता हूं, हमारा एजेंडा क्या है? हाँ। हमारा एजेंडा पूरी तरह से यह है कि 2013 से लेकर अभी तक जो झूठों के सरदारों की सरकार चल रही है, उसका पर्दाफाश करेंगे। किसानों की आय कितनी बढ़ी वो हम जनता के बीच में ले जाकर बताएंगे। महिलाओं पर अत्याचार कितना हुआ वो बताएंगे। महंगाई किस कदर बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से कोरोना के बाद कुछ अमीर मित्र लोग पूरी तरह से और ज्यादा अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होता चला गया। हम बताएंगे कि किस तरह से आज सांसद भी संसद में न्याय मांगने के लिए मजबूर है, उनको भी संसद से बाहर फेंक कर और अपने तमाम बिल वहां पर पेश कराए जाते हैं। इसीलिए हम न्याय की लड़ाई लेकर आए हैं, भारत जोड़ने की लड़ाई लेकर आए हैं। सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबका जिस तरह से इन लोगों ने केवल एडवर्टीजमेंट तक उन तमाम नीतियों को लाकर छोड़ दिया है, जिस तरह से नफरत और अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, हम उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। धर्म का तड़का आप लगाते हैं, क्यों ना बोला जाए? इनका आरोप है, उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है, आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम किसी विषय के ऊपर, आपने कहा कि जनता नाराज होगी तो पलट देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर जनता नाराज हो और दूसरी तरफ भरोसे का नेतृत्व दिखाई पड़ रहा हो तो बिल्कुल पलट देगी। बिहार में यही होने वाला है, आप ये तय मान लीजिए। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी नौकरियों की बात हुई तो हमारे घोषणा पत्र को जाके देख लें, 20 करोड़ रोजगार के अवसर कहा था। और ईपीएफओ का डाटा है कि जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में थे, अब 27 करोड़ हैं, यानी 16 करोड़ तो ये हो गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज एक नई बात हमारे भाई ने बता दी कि हमने तो 2 करोड़ रोजगारों की बात नहीं की थी, हमने तो केवल अवसरों की बात की थी। अब अवसरों का कैलकुलेशन कैसे होता है वो तो नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर कहा था। नौकरी और रोजगार मैंने मान ली मैंने। तो इसका मतलब आपने कोई 2 करोड़ रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया। चलिए, नौकरी का भी आपने वादा नहीं किया, रोजगार का कहा था। मैं फिर कहूंगा आपने करेक्ट कर दिया पूरी भाजपा को। पूरी भाजपा ने कहा, चिल्ला चिल्ला के वोट मांगा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आप अगर आपने नहीं कहा था तो आपने क्लेरिफाई कर दिया आज। और राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है आलोक जी। जो आप पीला चावल कह रहे हैं वो हिंदू धर्म में उसको अक्षत की तरह बहुत मतलब श्रद्धा के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है ना कि अयोध्या की पूरी किस्मत आने वाले दिनों में बदलेगी नहीं बदलेगी? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, होटलों में वहां पर होड़ है अभी कि हमें वहां पर सेंटर्स खोलने हैं। पूरे अयोध्या के लिए एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये राम भक्तों के लिए, क्या अयोध्या में ये चीजें पहले नहीं हो सकती थी? क्या केवल इसी बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी अच्छे काम के लिए, दूसरे काम के लिए पीले चावल बांटने पर किसी को ऑब्जेक्शन है? मुझे लगता पीले चावल बांटने पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसका पूरे प्रारूप को राजनीति में लेकर आना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो तमाम शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं, और एक नहीं तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह वो खड़े कर रहे हैं मंदिर के एक मंजिल के ऊपर और समय के ऊपर, और तमाम चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबको साइड में कर दिया एक नया ट्रस्ट बनाकर। यह हम कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वहां से वोटों की उम्मीद है। प्रभु राम के लिए, अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि चंदा चोर, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की किस्मत जाग गई। अयोध्या में तो जमीनों के घोटाले भी बहुत हुए, क्या उसकी जांच हो पाई? लेकिन आज का विषय नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मणिपुर जिस तरह से डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा गया, क्या मणिपुर के ऊपर अब 2024 में जाकर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में वोट मांग सकते हैं पूरे देश में? क्या जिस तरह से आज 85-86 रुपए में डॉलर हो गया, तब मांग सकते हैं कि रुपया उस देश का गिरता है जिस देश में सरकार भ्रष्ट होती है? क्या काला धन, जिसके लिए कहते थे कि यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। मैं फिर कहना चाहूंगा कि 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, 8 जून को पिछले साल 4 मंत्रियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सरकारी 10 लाख रोजगार देंगे।
1.5 साल हो गया, 5.5 लाख रोजगार मात्राएं हैं। आपने तो रोजगारों को रोका है। आपने एमएसएमई कितनी बंद हो गई उसका अंदाजा नहीं है आपको। आपको ये नहीं अंदाजा है कि नोटबंदी के बाद कितने लोग घर में बैठ गए। लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से मुट्ठी में रखकर और आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं, आज पूरी तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विभाजन जिस तरह से पैदा कर दिया है। आज आपने तुलना भी की तो एक तरफ कहा आपने वो सर तन से जुदा वाले बच्चे हैं, युवा हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर वाले हैं। आज भी आपका जो एजेंडा है वो डिवाइड एंड रूल का है। हम तो फिर कह रहे हैं कि आपने जो 2013-14 में भाषण देकर जो जो वायदे किए थे उन पर बात करो ना भाई। आप बात करोगे भ्रष्टाचार के ऊपर, एक जांच नहीं कराई गई, एक एफआईआर का आज तक नतीजा नहीं आया 2014 के बाद, और जितने भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो गए। आप केवल और केवल समाज में विभाजन पैदा कर झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर, अभी आपने एक आंकड़ा झूठा दिया। मैं चैलेंज करता हूं और आपके आंकड़े को, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। मुझे बता दीजिए 44 करोड़ की लिस्ट कहां पर है? 44 देश करोड़ के की अंदर, लिस्ट आ रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, देश के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब हर परिवार में 2.25 मुद्रा लोन चले गए। दोनों पर जवाब इस दीजिए। पर आप मतलब किसको बेवकूफ दोनों बना पर रहे हैं आप? पीएम आवास योजना और इस पर मुद्रा लोन पर। ये भगवान क्या जुल्म है। मुझे मैं दोनों बताइए बातों पे आंकड़े कहां से मिलेंगे? कौन सी वेबसाइट है सरकार का, कौन सा आंकड़ा है जहां से हम चेक कर सकें? देखिए, आज पहले तक के तो दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल जवाब देता हूं, बिल्कुल जो इनकी बात का बिंदुवार जवाब देता हूं। पहले रिवर्स से शुरू करता हूं। मान्यवर 44 करोड़ का आंकड़ा भी संसद के पटल के ऊपर दिया गया और आप करें 44 करोड़ की लिस्ट बताइए। 44 करोड़ की लिस्ट बताने कितने पन्ने किताब बनेगी पता है? अरे भाई, पढ़ने में कितना टाइम सॉफ्ट लगेगा? कॉपी दे दो। इसलिए नहीं, सॉफ्ट कॉपी पढ़ लेंगे आप। हाँ, पढ़ने मान्यवर अरे फ्लोर ऑफ कहीं द ना कहीं तो हाउस उसको पे दिया चेक गया करेंगे। बयान है, ये छुटलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए डिजिटल मैंने इंडिया पूछा बनाएंगे कि और जब लिस्ट मैंने नहीं इनसे देंगे। कहा कि 20 लाख की बताओ, 10 लाख नौकरियां हो गई, तो जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा 44 करोड़ वो दिए और ईपीएफओ का डाटा तो रिकॉर्ड पे है भाई। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसमें बाकायदा डिजिटल डाटा है कि इस अकाउंट में इतना पैसा गया। उसमें कोई अभी देखिए कैसे बोल जाते हैं तमाम शंकराचार्यों ने इनके। एक मिनट, गजब टूबीबाज आदमी। इन्होंने कहा कि कोई काम बताइए। साहब, 2 ऐसे काम जो आप कहते थे जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे, धारा 370 और श्री राम जन्मभूमि, दोनों मोदी जी के समय में होके खड़े हो गए। आपका दिया गया बयान है धारा 370 ये कभी नहीं हटा सकते। हटा देंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा और तिरंगे की पूरी लहर दिखाई पड़ती है। और 20-20 कंट्रियों के झंडे वहां पे हो गए, G20 की समिट हो गई। 2 करोड़ वहां पर पर्यटक चले गए जो 14 लाख जाते थे। इसलिए अब आप कहिए इसकी भी डाटा, 2 करोड़ की भी सूची आपको चाहिए? क्यों चाहिए ना 2 करोड़ की सूची? छोटा सा जवाब मुझे राजीव जी से अब रिएक्शन लेना फिर है। कहूंगा, हाँ। 3 विषय इन्होंने लिए। मैंने कहा 44 करोड़ मुद्रा लोन अगर दिए हैं तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सुने कि 26 करोड़ परिवार हैं, क्या आपके परिवारों को मिला? और मैं फिर कहूंगा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिस्ट को कहीं तो पब्लिश कर दीजिए। एक कहता है 41 करोड़, दूसरा कहता है 42, तीसरा कहता है 44। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 परिवर्तन आपने किए और उसमें से भी एक परिवर्तन 15 साल के लिए, एक मिनट मैं बीच में नहीं बोला, बहुत गंभीर विषय, 15 साल के लिए आपने आगे कर दिया। आप कहते थे कि वहां से बहुएं लाएंगे। मैं 50 गज का प्लॉट खरीदना चाहता हूं, मुझे खरीदवा के दिखा देना। मैं कहूंगा कि धारा 370 में आपने वास्तव में परिवर्तन किया। राम जन्मभूमि आपने कर दी। अरे भाई, कोर्ट का, न्यायालय का विषय, हमारा स्टैंड भी यही था, आपका स्टैंड भी यही था। न्यायालय का फैसला आया, क्या न्यायालय के फैसले को मोदी जी प्रभावित करते हैं? आप ये कहना चाहते हैं? मैं इस पर सहमत नहीं हूं आपसे। न्यायालय का फैसला आया, तमाम पक्षकारों ने उसको सहृदयता के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया, लेकिन उस पर जमीनों के घोटाले, चंदा चोरी के आरोप आपके